आर्ट और कल्चर के 21 पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप पीछे का जो भी अपडेट देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पे सभी अपडेट है भारतीय आर्ट और कल्चर से रिलेटेड, और वहाँ से आप आसानी से पार्ट बाय पार्ट करके सभी वीडियो की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। और जो पुराने लोग हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस वीडियो में बने रहे, और नए जो सब्सक्राइबर्स आए हैं वो पिछले वाले पार्ट को भी देखने की कृपा करें। वहाँ पे भी बहुत सारी जानकारियाँ है और कोई जानकारी नहीं छूटना चाहिए भारतीय आर्ट और कल्चर के जीके में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पार्ट 22 का ये पहला क्वेश्चन है कि गुजरात में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए में है अहमदाबाद, ऑप्शन बी में है वडनगर, ऑप्शन सी में है गांधीनगर, और ऑप्शन डी में है सूरत। तो पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन गुजरात में कहाँ पे हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन बी, वडनगर में हुआ था। अब इसमें हम जानते हैं कि इसकी जो विशेषता है, इसकी जो खासियत है वो कैसी है और क्या दर्शाती है और क्या सिखाती है हमारी पीढ़ी को। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने वडनगर में एक अत्याधुनिक संग्रहालय और पुरातात्विक व्याख्या केंद्र का उद्घाटन किया। और यहाँ पे 2500 साल पुराना शहर वडनगर प्राचीन व्यापार मार्गों का केंद्र था। ये जो शहर है वडनगर, ये 2500 साल पहले व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, और जिसमें कृति तोरण, हाटकेश्वर महादेव मंदिर और शर्मिष्ठा झील जैसी समृद्ध विरासतें हैं। ठीक है। संग्रहालय परिसर 12,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ये जो परिसर है यह 12,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, और इसमें 9 गैलरी, 4,000 वर्ग मीटर का उत्खनन स्थल और 5,000 कलाकृतियाँ है इस परिसर में। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, 298 करोड़ की यह परियोजना स्थिरता को एकीकृत करती है, और इसमें 5 साल का संचालन और रख रखाव भी शामिल है इस परिसर में। तो दोस्तों, ये रहा वडनगर का जो इतिहास है और वहाँ का जो समारोह है, परिसर है, उसका सब कुछ मैंने इस वीडियो में आप सभी के सामने कवर कर लिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हम बताएं इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ ईयरफोन का इस्तेमाल करें, ताकि भारतीय आर्ट और कल्चर के बारे में मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये सारी जानकारियाँ आपको सही से समझ में आए और हमेशा के लिए समझ में आए, क्योंकि समय यहाँ बर्बाद करना ठीक नहीं है। तो समय के साथ कुछ सीखना बेहद ज़रूरी है। आप समय हमारे YouTube चैनल पर दे रहे हैं तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाना चाहिए।
और इसी उम्मीद से हम बैठे हैं कि आप हमारे माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कुछ सीख के आगे बढ़े। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसएसआई को हाल ही में ओडिशा के किस स्थान पर प्राचीन बौद्ध कलाकृतियाँ मिली? अभी हाल ही में ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और इसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में है रत्नागिरी मठ, ऑप्शन बी में है जिरंगा मठ, और ऑप्शन सी में है धौलीगिरी मठ, ऑप्शन डी में है ललितगिरी मठ। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारा भी हौसला बुलंद हो जाएगा कि चलिए आपको पता है। और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस सवाल का करेक्ट आंसर बताऊंगा और इसकी महत्व क्या है और कब से है, ये सब कुछ मैं आपको आंसर के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, ये प्राचीन बौद्ध कलाकृतियाँ जो मिली है वो रत्नागिरी मठ में मिली है। कहाँ मिली है? रत्नागिरी मठ में मिली है। अब रत्नागिरी मठ की विशेषता और प्राचीन बौद्ध कलाकृतियों की विशेषता के बारे में भी जानते हैं तो और अच्छा होगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा के रत्नागिरी में बुद्ध के सिर और उत्कीर्ण अवशेषों सहित प्राचीन बौद्ध कलाकृतियों की खोज की है। समझ रहे हैं? सम्राट अशोक के कलिंग पर आक्रमण के बाद सम्राट अशोक जो थे उन पे आक्रमण के बाद रत्नागिरी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और यह नालंदा की प्रतिदृढ़ता और प्रतिद्वंद्वी महायान और तंत्रयान बौद्ध शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती थी और ये बौद्ध शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, बहुत बड़ा हिस्सा था उस जमाने में। रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी के साथ मिलकर उड़ीसा राज्य में बौद्ध केंद्रों का हीरक त्रिभुज बनाता है। ये तीनों शहर को मिला के बौद्ध केंद्रों का एक हीरक त्रिभुज बनाता है जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये रहा दोस्तों प्राचीन बौद्ध कलाकृतियाँ का विशेषता, इसका महत्व और इस सवाल का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, अब ये भी सवाल तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलारीपयट्टू किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है केरल और ऑप्शन सी में है कर्नाटक और ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र।
तो आपने तो सुना होगा शायद शायद कलारी कलारी पैट्टू एक मार्शल आर्ट है, जिसका एक मार्शल आर्ट है जिसका नाम है कलारी पैट्टू। तो कलारी पैट्टू जो है वो किस राज्य का पारंपरिक आर्ट है? चार ऑप्शन मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये जो मार्शल आर्ट है ना, ये केरल का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। तो अब इसकी विशेषता के भी बारे में, इसकी खासियत और इसमें क्या कुछ है और ये कब खेला जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई है ना, ये सब कुछ हम जानते हैं। अब मित्रों, केरल की पारंपरिक मार्शल आर्ट को उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। केरल के मार्शल आर्ट्स को उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार योद्धा ऋषि परशुराम ने कलारी पैट्टू की शुरुआत की थी। योद्धा ऋषि परशुराम जी का नाम आपने सुना होगा, और उन्होंने इस मार्शल आर्ट की शुरुआत की थी। तब से ये परंपरा है। कलारी पैट्टू शब्द मलयालम में कलारी का अर्थ युद्ध का स्थान और पैट्टू का अर्थ लड़ाई से है। समझ गए? और उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक राष्ट्रीय खेलों में मेज़बानी करेगा। तो ये था कलारी पैट्टू का अर्थ, और इसको परशुराम जी ने शुरुआत किया था, और ये उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों में, और इसको उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत जिसको जीआई प्राप्त हुआ है, वो किस राज्य का वर्जिन नारियल तेल है जिसको जीआई प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक राज्य, कर्नाटक प्रदेश या राज्य कहिए। ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन सी में है अंडमान और निकोबार, और ऑप्शन डी में है दादर और नगर हवेली। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप इसका उत्तर और इसकी विशेषता, इसकी खासियत, सब कुछ जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों,
ये वर्जिन नारियल का तेल जिसको जी जीआई प्राप्त हुआ है वो है अंडमान और निकोबार प्रदेश से। अंडमान और निकोबार के वर्जिन नारियल तेल VCO VCO को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। अभी हाल ही में मिला है उसे ये टैग, जिससे इसकी मान्यता बढ़ गई है। जीआई टैग जब मिलता है किसी प्रोडक्ट को तो उसकी मान्यता जो है वो बहुत ऊंचाई तक चली जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उत्पाद की पहुंच बढ़ाने के लिए महिलाओं को मार्केटिंग और ब्रांडिंग में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस उत्पाद को मार्केट में फैलाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए पूरे वर्ल्ड में इसमें महिलाओं को विशेष तरह से सिखाया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि इसका बढ़ावा पूरे वर्ल्ड में हो और खूब ऊंचाई तक जाए। बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है, बनेगा जीआई टैग मिलने से। और VCO पारंपरिक रूप से बिना रिफाइंड, बिना ब्लीच किए और रसायनों या परिरक्षकों से मुक्त बनाया जाता है। ये जो तेल है ना, वर्जिन नारियल तेल VCO, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, इसीलिए इसको वर्जिन नारियल तेल के नाम से जाना जाता है। इसको स्टोर करने के लिए, इसको रखने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए, जैसे कि सब हर एक चीज़ों में ज़्यादातर मिलावटें होती है, और मिलावटें इसलिए होती है कि वो जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। उसकी एक्सपायरी डेट होती है कि उतने समय तक इसमें जो भी केमिकल मिलाया गया है वो केमिकल इतने सालों तक या इतने महीनों तक या इतने दिनों तक इसको सुरक्षित रखेगा, उसके बाद ये एक्सपायर होगा। लेकिन ये जो VCO है वर्जिन नारियल तेल ना दोस्तों, इसमें किसी तरह की कोई भी केमिकल की मिलावट नहीं है, प्योर है। अगर आप चाहते हैं इसके और डिटेल जानने के लिए तो आप जब सर्च करेंगे इसका नाम तो आपको उस कंपनी की मेकिंग वीडियो जो है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप उस पर देख सकते हैं कि किस तरह से इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। समझ गए? तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कवर किया है और बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको बताने का भी प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये जो भारतीय आर्ट और कल्चर का जो जीके है उसकी नॉलेज आपको बेहतर तरीके से आपके ब्रेन में सेट हो जाए। उस तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश किया है ताकि आपको कहीं से भी कोई भी क्लू ब्रेन में सेट हो गया तो आपके सामने बाई दबा आप ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर खट्टाक से दे सकते हैं। इसलिए मैंने इसको इतना सरल और सिंपल भाषा में आप सभी को बताया हूँ ताकि आपको कहीं से भी इसका क्वेश्चन ढूंढने में, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो हज़ारों क्वेश्चनों के साथ हज़ारों चीज़ें आती है, बातें, और उसमें से क्लिक एक भी रह गया ना तो आपके आंसर को तुरंत ही वहीं पे डेवलप कर देगा। समझ गए? तो दोस्तों आप सभी से अब ये कहना है, अब इस वीडियो का ये आखिरी सवाल था, आखिरी आंसर था। अब मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कम से कम 1000 से ऊपर का लाइक का उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 1500 लाइक होना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, और
आगे का भी अपडेट जानना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे का अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले पार्ट की तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत सब सारी रिसर्च करना पड़ता है। फिर मैं आपको आके इतनी आसानी से चीज़ें वीडियो को क्रिएट करता हूँ। बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो को इन सभी सवालों को खोजने में, रिसर्च करने में, एक एक जानकारी इकट्ठा करने में। तो दोस्तों, ओके, आप अपना ख्याल रखिए।